नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी नेट शाला में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम सॉल्व कर रहे हैं आधुनिक काल की यह प्रैक्टिस बुक और इसके अंतर्गत प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों को आज की कक्षा में हम देखेंगे, जो कि आपकी प्रमुख परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत 771वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरा सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन, स्वदेश भारती, कुंवर नारायण, शकुंत माथुर और कीर्ति चौधरी। इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी ये हैं। स्वदेश भारती और शकुंत माथुर नहीं है। अब इस तरीके के प्रश्नों को करने का तरीका एक ही है। इसमें आप के लिए सीधा सा ये है कि जब भी आप प्रयोगवाद को पढ़ें, जैसे अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? नई राहों का अन्वेषी कहा है। इसके साथ साथ ये जो 4 तार सप्तक संपादित हुए हैं, इन 4 सप्तकों में कौन सा कवि कौन से सप्तक में है, महिला कवयित्री कौन से सप्तक में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न में व्याख्या के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको याद करना है, रटना है। कौन पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था, उसके कवि कौन से थे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इसी तरीके से चारों आपको याद करने हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो इस पर मैं बना के डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे अष्टछाप के कवि हो गए भक्ति साहित्य में, आधुनिक काल में आपका ये प्रयोगवाद के अंतर्गत तार सप्तक हो गए, भारतेंदु से शुरू करते हैं तो भारतेंदु मंडल के कवि हो गए। ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। बाकी एक दो चीज़ें भले ही आपको ना आए, वो गलत हो जाए, लेकिन प्रयोगवाद है या कोई भी टॉपिक है, उससे संबंधित जो मूल रचना है या जो मूल तथ्य हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आप लोग याद करिएगा। आगे इसकी व्याख्या बताऊंगी, अभी नहीं कर रहे, चारों को एक साथ करवा दूंगी मैं आपको। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सवाल हैं। तार सप्तक के प्रश्न है, सवाल नहीं है। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती, ये भी ठीक है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, यह भी सही है। कविता भी लिखी, नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखी और सोचने का तरीका भी अलग था। शेखर एक जीवनी अलग तरीके का है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। अब देखिए, इस तरीके की प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे जब आप आधुनिक काल के लिए अलग से कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ पाएँ। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो काव्य से संबंधित ना होकर कवि की व्यक्तित्व से संबंधित, जैसा उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। अब अगर जैसे ऑप्शन में ये है कि तार सप्तक से यात्रा प्रारंभ, तो भी आप समझ पाएंगे, और छायावादी कविताओं से। तो इस तरीके के जो है प्रश्न, जो तथ्य वाले प्रश्न हैं, इनको तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर अगर आपको नहीं भी आ रहा है पेपर में, तो चिंतित नहीं होना है। पेपर में 100 में से 100 प्रश्न हमको नहीं करने, आना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो ये वाला जो प्रश्न है ये अधिकतर लोगों का सही हो, इस बात में संशय है। ठीक है, तो एक आध प्रश्न का उत्तर नहीं आया आपको, जैसे प्रारंभ में, पेपर के प्रारंभ में इस तरीके के कठिन प्रश्न आ जाए तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आपने देख लिया। अब ये किसी ना किसी बुक का कोई इन्होंने उठा लिया है, चाहे बच्चन सिंह का दूसरे इतिहास में से हो या जो भी हो, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी पूरी तरीके से मेरा भी वो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये किसी बुक से इन्होंने ले लिया है। शुक्ल का ये नहीं है। ठीक है, शुक्ल की बुक अपने पढ़ी है। आगे देखते हैं। दुख सबको मांसता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांसता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। ये कविता किन की पंक्ति है? ये तो अज्ञे की पंक्ति है। ठीक है, अब अज्ञे की जो रचना है वो भग्नदूत, चिंता और इत्य अलम है। यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। 1959 में, ये DSSB TGT का है, 1959 में धर्मवीर भारती का यह काव्य संग्रह आया। इस संग्रह में प्रेमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, अंधा युग 1955 गीति नाट्य है,
और हमारा इसी चैनल का जो दूसरा भाग है, दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसमें हम अंधा युग पढ़ चुके हैं। कनुप्रिया 1959, खंडकाव्य, सपना अभी भी 82, देशांतर और मेरी वाणी, गैरिक वासना, ये सभी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा और इन सब का, क्योंकि इनका हम छायावादी काव्य में कर चुके हैं तो सबकी डिटेल नहीं जानेंगे। जो पूर्व के प्रैक्टिस सेट्स में कर चुके हैं उन्हीं बातों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 7 गीत वर्ष के समय का प्रकाशन वर्ष 1959, और इसमें प्रेमथ्यु गाथा नामक एक लंबी कविता इन्होंने लिखी है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। खुशबू के शिलालेख कविता किसकी है? तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि भवानी का जो प्रसाद है उसमें से खुशबू होती है, या तो कहते तो शिला देवी होती है ना, शिला माता, शीतला माता, शिला माता, भवानी। तो जो भवानी का जो प्रसाद है उसमें से क्या है, खुशबू आती रहती है। तो ये इसकी ट्रिक थी। बाकी अन्य जो है इनकी देख लेते हैं। भवानी प्रसाद की गीत फरोश बहुत फेमस है, इसे जल्दी ही पढ़ाऊंगी। चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, फसलें और फूल, इदम नमम। तो आपको जो इनकी रट लेनी है, जो याद वैसे सारी मालूम होनी चाहिए, सारी ना हो तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और इदम नमम, ये 3, खुशबू के शिलालेख ये 4, और ये दूसरे शतक के प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो ये 4 रचनाएं आपको इनकी याद होनी ही चाहिए, जो अधिकतर पूछी जाती है। पूछने को तो देखिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम बात करेंगे उसकी जिसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब मैं ये आपको इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमने जो 1 लाइनर के रूप में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये सब कर लिया है, तो एक ही चीज पे बार बार समय नहीं बर्बाद करेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। यूपी पीजीटी, टीजीटी, DSSB, यूके पीएससी, झारखंड टीजीटी, एमपीएस स्टैंड, यूपी पीएससी, डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़, सब में पूछा हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसका है। और फिर वापस से लौट के वही बात आती है कि चारों तार सप्तकों का प्रकाशन वर्ष और उनके कवि आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, एक शहर की मौत नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटी और खूंटी पर टंगे लोग, दोनों बहुत फेमस हैं। पागल कुत्तों का मसीहा भी देख लीजिएगा। एक शहर की मौत इनकी नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरीके से जान सकता है और अधिक अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? यह अज्ञे का कथन है। 1911 कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। प्रयोगवाद के जन्मदाता थे। बाकी के कवियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि नंद दुलार वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है, तो बैठे ठाले का धंधा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 92 पर संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए को 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो सागर मुद्रा अज्ञे जी की कृति है। अज्ञे की अन्य कृतियां ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, ये कौन कह रहा है? ये कुंवर नारायण कह रहे हैं, सॉरी ये धर्मवीर भारती कह रहे हैं। धर्मवीर भारती क्या कह रहे हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। इनमें से किस कृति का रचना का आधार कठोपनिषद है? तो ये जो आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना, इसका आधार क्या है? कठोपनिषद है। देखिए अंधा युग की तो महाभारत का जो है 18वां दिन की जो संध्या का समय है, 18वें दिन है, उसकी कथा को लेकर अंधा युग रचा गया है। महाप्रस्थान तो जब उसके लिए जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, संन्यास ग्रहण के लिए, तब का है। तो ये सब तो नहीं हो सकता, लेकिन कठोपनिषद को लेकर कुंवर नारायण ने आत्मजयी नामक काव्य रचना की है, वहां से उसकी प्रेरणा ली है। किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? ये हो गया आत्मजयी। और कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? पिछली घास। तो कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा बिछली घास को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार अज्ञे हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रमुख काव्य संग्रह भग्नदूत,
चिंता, इत्तेअलम, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, सांप, नदी के दीप, यह द्वीप अकेला आदि। तो लाइट आ गई है, थोड़ा सा लाइट ऑन करते हैं, फिर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे आसपास की आवाज़ें आपके आएंगी, कानों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगी, तो स्पष्ट सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा सा गेट वेट बंद करके लाइट जला लेते हैं। जो नए परीक्षार्थी हैं चैनल से जुड़े हुए, ध्यान दें, इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला चैनल। तो कंप्लीट तैयारी हेतु आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी वीडियो डालती हूँ, और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी तक भी यदि आप लोगों ने पढ़ाई प्रारंभ नहीं की है तो ये अच्छी प्रैक्टिस बुक है, इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, और अपनी पूर्व में तैयारी कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद नकेनवाद का पर्याय है। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नकेनवाद का पर्याय है। ठीक है। और अकविता 1965 में प्रवर्तक श्याम परमार थे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे थे, और नई कविता के प्रवर्तक अकविता के श्याम परमार, प्रयोगवाद के अज्ञे, नई कविता के अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में इसका शब्द का प्रयोग किया था, और आरंभ नई कविता का जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो आपका ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर नहीं है, सीधे से बात है, उसको प्रपद्यवाद कह लो या नकेनवाद कह लो। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रयोगवाद में प्रयोग नए प्रयोगों के इसके साधन है, जिसके माध्यम से हम कविता करेंगे, और वो कहते हैं कि उद्देश्य ही है प्रपद्यवाद, मतलब ये जो नए नए प्रयोग हैं यही करना, नए प्रयोग करने के उद्देश्य से ही प्रपद्यवादियों ने कविता की रचना की, जबकि इनका क्या था कि हम नए नए प्रयोग को केवल साधन है, कविता करने का तरीका माना है प्रयोगवादियों ने। ठीक है। कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो केसरी कुमार, नरेश मेहता नहीं थे, नरेश तो केसरी कुमार जुड़े हैं। काव्य संग्रहों के साथ इनको सुमेलित करना है। नरेंद्र शर्मा का कौन सा है? तो नरेंद्र शर्मा का है प्रवासी के गीत 1938। नागार्जुन की है युगधारा 1953। केदारनाथ अग्रवाल की है फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। भवानी प्रसाद की है बुनी हुई रस्सी 1971। कुंवर नारायण की है आत्मजयी 1965। और फिर रचनाओं को उनके रचयिताओं की साथ सुमेलित करना है। देख लेते हैं। नदी की बांक पर छाया अज्ञे की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। क्वानो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके रचित काव्य संग्रह मैंने बता दिया आपको अभी। खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सियाँ, परिवर्तन जिये, त्रिकाल संध्या इत्यादि हैं। तो ये पंक्ति पूछी गई है डाइट का जो हुआ था पीजीटी 2014 वाला, उसमें। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। नंदुलारे वाजपेयी का फेमस कथन है, इसमें तो गलती की संभावना नहीं है। अगर इस तरीके के जो रेगुलर प्रश्न हैं इनको आप गलत करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा और तैयारी की आवश्यकता है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिनका संपादन अज्ञे ने किया था। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था प्रथम सप्तक। रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1912 में हुआ। इन्हें 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी उपन्यास पाप के पुजारी 36 नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे तुम, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक त्रिलोचन की, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की, लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय की है, शमशेर बहादुर की नहीं है। ये लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता संग्रह, जिसके लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पुनः सुमेलित करना है, आगे डायरेक्ट देख लेते हैं। चिंता 1924 में अज्ञे की कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित मुक्तिबोध की का काव्य संग्रह, ये मेरे पास है भी, और इसी में भूल, गलती, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं, और तीनों मैं आपको विस्तार से हिंदी नेटशाला पे पढ़ा चुकी हूँ। तो मतलब इसी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, तो ये देख लीजिएगा आप जिन्होंने नहीं पढ़ी हो। संसद से सड़क तक धूमिल की 1972, उदिता 1980 में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति होने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण किससे लिया गया है? यह जो है लिया गया है आपका मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। और वैसे इसमें क्या है कि ये वाला जो पेपर था आपका, इसमें प्रश्न में ही उत्तर है, उसमें वो कह रहा है कि ये लंबी कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, तो मतलब ये कविता मतलब एक लंबी कविता का अंत, मतलब नाम से ही इसका उत्तर आ रहा है, तो इसमें याद करने जैसा कुछ था नहीं। असाध्य वीणा कविता अज्ञे के किस संग्रह में है? तो आंगन के पार काव्य संग्रह में असाध्य वीणा मैंने आपको पढ़ाई भी है, और कविता का इसका बुक का मुख्य पृष्ठ भी आपको दिखाया है, ठीक है। गीत फरोश भी है, ये आपके ये जो कोविड में आपके दिसंबर 2020 और जून 2021 वाला पेपर जो कंबाइंड हुआ था, इसके पेपर के ये 3-4 प्रश्न यहाँ लगातार दिए हुए हैं। तो गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत को बेचने के लिए मजबूर है। सही बात है। आज मैं बेटा भी ये सब खत्म, ये फिनिश करके आ रही हूँ नीचे, और दीदी की पिट्टू लगाओ। आप 2 मिनट रुक सकते हो? नहीं, मैं नीचे आके दे रही हूँ। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, ये गलत है। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है, ये भी गलत है, क्योंकि कविता का नाम क्या है? कविता शुरू कहाँ होती है? हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, ऐसे शुरू होती है कविता। और इस कविता को भी मैं जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी, क्योंकि इससे भी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो केदारनाथ सिंह ने लिखी, केदारनाथ अग्रवाल ने नहीं, केदारनाथ सिंह ने लिखी। इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह बिल्कुल अभी और जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस रहे, इनको भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके, सभी कुछ हम नेट का सिलेबस देख रहे हैं। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविताएं हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कविताएं हैं, चकमक की चिंगारियाँ। और इनकी काव्य कृतियाँ चांद का मुंह टेढ़ा 64, भूरी भूरी खाक धूल 80 है। चर्चित कविता अंधेरे में ब्रह्म राक्षस दोनों पढ़ चुके हैं। अंतःकरण का आयतन नहीं पढ़ा है, किसी सिलेबस में भी नहीं है, और भूल गलती भी हम पढ़ चुके हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। पश्चिम का अंधानुकरण करने में की कोई ज़रूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है, धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये कहा गया है। ये आपका GSSB PGT में पूछा गया था, और ये एक परीक्षा में और पूछा गया, भले यहाँ नहीं दिया हो, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कौन कह रहे हैं? धर्मवीर भारती क्या कह रहे हैं कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो सर्जना के क्षण यह कविता अज्ञे की है, काफ़ी फेमस रही है। कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, हरिघास पर क्षण व शब्द और सत्य, सभी इनकी फेमस रही हैं। तो ये 800 प्रश्न आधुनिक काल के आज की कक्षा में हमने कर लिए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न देखेंगे हम कल की कक्षा में। तब तक हिंदी बुकशाला पर भक्ति काल के अंतर्गत हम जो सूफी काव्य धारा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्तर के प्रश्न हम उसमें कर रहे हैं। तो कृपया करके आप हिंदी बुकशाला को भी
चेक करिए। जो नए विद्यार्थी हैं दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। दोनों चैनल हिंदी की तैयारी के लिए ही हैं। दोनों चैनल्स पर आपके नाटक, निबंध, उपन्यास वगैरह उपलब्ध हैं, तो कृपया करके दोनों चैनलों को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन जरूर आप प्रेस करके रखें ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलती हूं आपसे पुनः हिंदी बुकशाला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।